हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, सर्कुलर मोशंस के इस सेकंड लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सबसे पहले यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। फिर हम लोग टेंजेंशियल एक्सीलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और इसके ऊपर बहुत सारी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे। प्यारे बच्चों, तो आओ जल्दी से हम लोग यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का सिंपल सा मतलब है कि अगर पार्टिकल का स्पीड सेम हो, पार्टिकल की स्पीड चेंज नहीं कर रहा हो, तब वो आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाएगा। और अगर पार्टिकल का स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा हो, यानी कि चेंज हो रहा हो, तब वो आपका नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाएगा। यानी सिंपल सा मतलब, जो एंगुलर वेलोसिटी था ना, अगर उसकी वैल्यू सेम हो गया तब आपका कहलाएगा यूनिफॉर्म। अगर ओमेगा चेंज हो गया तब कहलाएगा नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है ना। यानी प्यारे बच्चों, अगर हमारे पास ओमेगा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। सर डायरेक्शन नहीं, ओमेगा के मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, ओमेगा की मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, यानी एंगुलर स्पीड, नॉट वेलोसिटी। सर वेलोसिटी क्यों नहीं? प्यारे बच्चों, सर्कुलर मोशन में क्या होता है, हर एक इंस्टेंट पे डायरेक्शन चेंज होता है ना। अगर हम सर्कुलर मोशंस की बात करते हैं, है ना, सर्कुलर मोशंस की बात करते हैं, तो इसके हर एक इंस्टेंट पे, इसके हर एक इंस्टेंट पे क्या करता है, डायरेक्शन चेंज करता है। यहाँ पे आएगा तो इधर हो जाएगा, है ना, यहाँ पे आएगा तो इधर हो जाएगा, है ना, यहाँ पे आएगा तो इधर हो जाएगा, है ना, यहाँ पे आएगा तो इधर हो जाएगा, है ना। तो हर एक इंस्टेंट पे डायरेक्शंस क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। लेकिन इसकी वैल्यू जो है वो अगर सेम हो गया, है ना, स्पीड अगर सेम हो गया तो यूनिफॉर्म, अगर दर बाजू क्या कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म। यानी इसमें हमारे पास क्या होगा कि ओमेगा का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा, बल्कि वो वेरी करेगा। ठीक है सर। तब क्या होता है, ध्यान सुनिएगा, अगर ओमेगा हमारा कांस्टेंट हो गया, ठीक है ना, तो बताओ अल्फा इक्वल टू क्या होगा, सर डी ओमेगा बाई डी टी, डी ओमेगा बाई डी टी। और ओमेगा क्या हो चुकी है, कांस्टेंट हो चुकी है, तो एंगुलर एक्सीलरेशन की वैल्यू भी क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है क्या। अब यहाँ की बात कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे हमारे पास डी ओमेगा बाई डी टी, यानी कि अल्फा, अल्फा इक्वल टू क्या होता है, डी ओमेगा बाई डी टी, डी ओमेगा बाई डी टी। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके पास कुछ ना कुछ अल्फा का वैल्यू होगा। यहाँ पे अल्फा का वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो, यहाँ पे अल्फा जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सिंपल सा चीज ये होता है कि इसमें ओमेगा की वैल्यू कांस्टेंट होगी और इसमें ओमेगा का वैल्यू चेंज करेगा। वो चेंज आपका इंक्रीज हो सकता है या फिर डिक्रीज कर सकता है। ठीक है क्या, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत सिंपल सा चीज था। अब हमारा मेन कॉन्सेप्ट आज के लेक्चर का स्टार्ट होने वाला है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। ठीक है ना। चलो तो हम लोग समझते हैं कि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का कॉन्सेप्ट कहां से आता है। चलिए ध्यान सुनिएगा। हम मान लेते हैं यहाँ पे कि पार्टिकल, सबसे पहले यहाँ पे कोई सर्कुलर मोशंस की बात नहीं कर रहे हैं, जनरल टर्म की बात कर रहे हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ इस टाइप का कुछ रोड है ना, इस तरीके का पाथ है। ठीक है, कुछ इस तरीके का पाथ है और इस पे कोई पार्टिकल जो है मूव कर रहा है। ठीक है, इस पे कोई पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है। सपोज दैट पार्टिकल इस पॉइंट पे अभी है। ठीक है, इस पॉइंट पे है, पार्टिकल इस पॉइंट पे है और इसकी वेलोसिटी हमारे पास, इसकी वेलोसिटी हमारे पास यहाँ पे भी है। ठीक है, इसकी वेलोसिटी यहाँ पे हमारा क्या है, भी है। क्या यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? क्या ऐसा सिनेरियो नहीं हो सकता, कुछ इस शेप का हमारे पास पाथ है और पार्टिकल यहाँ पे जब पहुंचा है तो उसकी वेलोसिटी क्या है, भी है। अब हम आपसे पूछे कि इस पार्टिकल का एक्सीलरेशन कितना है और किधर है। मेरी बात ध्यान सुनिएगा। हम आपसे पूछ रहे हैं कि पार्टिकल की एक्सीलरेशन कितना है और किधर है। आप कहोगे कि सर इस पार्टिकल की एक्सीलरेशन कितना है और किधर है, हमें कैसे आइडिया ना, यहाँ पे हमें फोर्स लगता हुआ दिखाई दे रहा है जो कि हम बता सकते हैं कि सर इधर एक्सीलरेशन होगा। तो प्यारे बच्चों, ऐसे सिनेरियो में, ऐसे केस में आपको क्या करना है, एक्सीलरेशन मान लेना है। सर एक्सीलरेशन कैसे मानेंगे, ध्यान सुनिएगा। प्यारे बच्चों, एक्सीलरेशन आपको इस तरीके से मानना है। ठीक है ना, आपको एक्सीलरेशन इस तरीके से मानना है। ठीक है, चलिए हमने मान लिया कि ये एक्सीलरेशन होगा बंदा का। सर आप एक्सीलरेशन तो इधर भी तो मान सकते हो। अरे भाई बिल्कुल मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम दोनों के समझा देंगे आपको। ठीक है क्या, ओके। हमने यहाँ पे एक्सीलरेशन एज्यूम कर लिया। ठीक है सर।
ये जो एंगल है हमारे पास वेलोसिटी और इस एक्सीलरेशन के बीच में, ये जो एंगल है हमारा वो थीटा है। क्या है? थीटा। और ये हमारा एक्सीलरेशन हो गया। क्या हो गया? एक्सीलरेशन हो गया। ठीक। पार्टिकल के पास नेट एक्सीलरेशन हमारा ये हो गया। क्या कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। अब ध्यान सुनिएगा मेरी बात। अब ये वाले जो एक्सीलरेशन आया ना, इसको आप कंपोनेंट ब्रेक कीजिए वेलोसिटी की तरफ और वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, है ना? यस। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? कंपोनेंट ब्रेक करना है। तो कंपोनेंट ब्रेक करिएगा तो एक इधर कंपोनेंट आएगा, बिल्कुल आएगा। ये क्या आएगा? a cos थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? a cos थीटा आ जाएगा। ठीक है। और दूसरा कंपोनेंट किधर आएगा? दूसरा कंपोनेंट आपका परपेंडिकुलर यानी कि नीचे ब्रेक होगा। इसका नाम हम लोग देंगे a sin थीटा। क्या नाम देंगे? a sin थीटा। यहां पे मेरी बात ध्यान सुनिएगा आप लोग, ठीक है ना? यहां पे मेरी बात आप लोग ध्यान सुनिएगा। ये एक्सीलरेशन हो गया a cos थीटा और ये एक्सीलरेशन हो गया a sin थीटा। a sin थीटा की बात अभी हम फिलहाल नहीं करेंगे, हम बात करेंगे a cos थीटा की। a cos थीटा की जो एक्सीलरेशन आया है मेरे भाई, वो किसके तरफ आ गया? सर वो वेलोसिटी की तरफ आ गया। ठीक है, वेलोसिटी की तरफ आ गया। अब बताना जरा यहाँ पे अगर हमारे पास कोई स्ट्रेट रोड हुआ करता था और यहाँ पे कोई ब्लॉक है, ठीक है, यहाँ पे कोई एक ब्लॉक है, ओके, यहाँ पे कोई एक ब्लॉक है। चलिए अब इसको हमने v वेलोसिटी से मूव करवाया और इसके पास एक्सीलरेशन भी है a। ठीक है, एक्सीलरेशन हमारा a है। यहाँ पे हमारे पास ये जो एक्सीलरेशन है इस वेलोसिटी को क्या करेगा? इंक्रीज करवाएगा, है ना? मतलब कि इसकी जो स्पीड है उसकी वैल्यू को बढ़ाएगा। राइट, ओके। तो ये जो एक्सीलरेशन है हमारा, ये जो हमारा एक्सीलरेशन है, ये कुछ और नहीं बल्कि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है। क्या है? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है। सर टेंजेंशियल क्यों? ये और इसे लीनियर एक्सीलरेशन भी बोलते थे आप, क्योंकि केवल और केवल एक्स में एक्ट हो रहा था। लेकिन यहाँ पे ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन था। क्या था? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। इसी तरीके से प्यारे बच्चों यहाँ पे a cos थीटा जो आया है कुछ और नहीं बल्कि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है। देखो इस पॉइंट के टेंजेंट आया है, ठीक है क्या? और जो आपका वेलोसिटी के तरफ है। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, ये जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है ये क्या करता है? वेलोसिटी के वैल्यू को, ठीक है ना, वेलोसिटी के वैल्यू को या तो इंक्रीज करता है या तो डिक्रीज करता है। अगर एक्सीलरेशन सपोर्ट या एक्सीलरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी की तरफ आ गया तब इंक्रीज होगा और अगर अपोजिट हो गया तो वो वैल्यू को डिक्रीज कर देगा। मेरी बात ध्यान सुनना, अगर इसी केस में हम बात कर रहे हैं आपको कि अगर डायरेक्शन आप ऐसे मानते एक्सीलरेशन का, ठीक है क्या, एक्सीलरेशन की डायरेक्शन आप ऐसे मानते हैं, पार्टिकल की वेलोसिटी ये रहता, ठीक है, ओके सर। अब यहाँ पे देखना जरा ध्यान से, हम बोलते क्या कि ये जो हमारे पास जो एंगल है ये थीटा है, ओके सर। तो बताना इधर क्या आएगा? a cos थीटा आता है ना, a cos थीटा, और इधर क्या आता? a sin थीटा आ जाता। क्या आ जाता? a sin थीटा। तो अगेन अब v को क्या करता है? यहाँ पे रोकने की कोशिश करता, v को रिड्यूस करने की कोशिश करता, तो ये आपका रिटार्डेशन के फॉर्म में जाता, ठीक है ना? तो वो आप पे डिपेंड करता है, आप एक्सीलरेशन इधर काउंट कीजिए, इधर काउंट कीजिए, जिधर मानना हो उधर मान लीजिए, हमारे फाइनल आंसर पे किसी भी टाइप का इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है ना? आप एक्सीलरेशन चाहे जिधर मान लो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। मेरा यहाँ पे पर्पस बस इतना है कि नॉर्मल एक्सीलरेशन आपको समझ में आ जाए। बस नॉर्मल एक्सीलरेशन आपको समझ में आ जाएगा मेरे बच्चों, तब आपको क्या होगा कि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन समझना आसान हो जाएगा, ठीक है ना? तो मेरा यहाँ पे मेन पर्पस है आपको नॉर्मल एक्सीलरेशन का कॉन्सेप्ट को समझाना। नॉर्मल एक्सीलरेशन का कॉन्सेप्ट आप समझने में कामयाब हो गए, अब आपको सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन समझना आसान हो जाएगा, ठीक है ना? ओके सर, तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। लेकिन यहाँ पे देखना, यहाँ की अगर बात क्या ये वर्टिकल मूव कर रहा है? क्या नहीं। यहाँ पे ऊपर में क्या था? ऊपर में n है, नीचे में क्या हमारा mg, तो n इक्वल टू क्या हो गया? mg हो गया। यानी कि यहाँ पे किसी भी टाइप का एक्सीलरेशन बाई में नहीं है, तो बाई में एक्सीलरेशन नहीं है, इसीलिए तो इसकी डायरेक्शन क्या हमारा फिक्स है। आप सपोज दैट जिस रोड पे ये ट्रेवल कर रहा है, अचानक इसका रोड यहाँ पे, अचानक यहाँ पे इसका रोड जो है ना, अचानक इसका रोड यहाँ पे टूटा हुआ मिल गया, ठीक है, अचानक रोड, सॉरी कुछ ज्यादा ही हो गया,
अचानक रोड इसका यहाँ पे क्या मिल गया, टूटा हुआ मिल गया, ठीक है ना। अचानक इतना भाई अचानक इतना दूर में इसका रोड टूटा हुआ मिल गया, ठीक है, क्या टूटा हुआ मिल गया। अब क्या करेगा, ये आगे जब जाएगा उसको खाई में गिर जाएगा। अब खाई में गिर जाएगा, इसका स्पीड आगे भी जाने वाला है, नीचे भी जाने वाला है। तो बताओ, आगे भी जाने वाला आ गया स्पीड, है ना, आगे भी जाने वाला स्पीड है और नीचे भी आने वाला स्पीड, तो अब किधर आ जाएगा, नीचे आएगा प्रोजेक्टाइल मोशंस के फॉर्म में। तो बताओ, अब डायरेक्शन हर एक इंस्टेंट पे चेंज करते चला जाएगा कि नहीं करते चला जाएगा? हाँ सर। यहाँ पर वेलोसिटी की डायरेक्शन इसलिए चेंज हुआ क्योंकि यहाँ पे नीचे की ओर डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेट एक्सीलरेशन एक्ट हो गया बॉडी के ऊपर। यहाँ पे देखो, जब ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव कर रहा था तब यहाँ पे नेट फोर्स नहीं था। वर्टिकल डायरेक्शंस में, है ना, वर्टिकल डायरेक्शंस में नेट फोर्स जीरो होने के कारण कोई भी इफेक्टिव जी वर्क नहीं कर रहा था। लेकिन मेरे भाई जैसे ही इस पोर्शन में गया ना, इस पोर्शन से इस पोर्शन के बीच में, यहाँ पे जी एक्ट हो गया और नॉर्मल जीरो हो गया होगा क्योंकि सरफेस कांटेक्ट में नहीं रहा, इसलिए डायरेक्शन ये अपना क्या कर लिया, चेंज कर लिया। अगर ये सरफेस पूरी तरीके से टूटा हुआ नहीं रहता, पूरा कंप्लीट ये रोड रहता, तब यहाँ पे आपके पास स्ट्रेट लाइन मोशन होते रहता। लेकिन यहाँ पे तो 2D मोशन हो गया, डायरेक्शन चेंज कर गया क्योंकि नीचे की ओर एक्सीलरेशन लग गया, राइट, ओके। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी वही चीजें है ना, यहाँ भी एक नीचे की ओर एक्सीलरेशन लग रहा है जिसका नाम ए साइन थीटा देंगे। और दूसरी बात, ये ए साइन थीटा जो हुआ बच्चों, इस वाले जो टेंजेंशियल जो एक्सीलरेशन आया है, मींस वेलोसिटी वाले लाइन पे देखे तो ए साइन थीटा क्या आया, नॉर्मल आया। क्या आया, नॉर्मल। इसलिए इसको हम लोग नॉर्मल एक्सीलरेशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, क्या याद रखिएगा, इस एक्सीलरेशन को हम लोग नॉर्मल एक्सीलरेशन के नाम से जानते हैं। तो ये जो हमारा आया है नॉर्मल एक्सीलरेशन आया, ठीक है ना, ये हमारा क्या है, नॉर्मल एक्सीलरेशन है, ठीक है, ये हमारा क्या है, नॉर्मल एक्सीलरेशन। अब ध्यान दीजिएगा, अगर इस पॉइंट पे एक सर्कल ड्रॉ करे, है ना, इस पॉइंट पे एक सर्कल ड्रॉ करे तो क्या होगा, ध्यान से देखेंगे आप लोग। चलिए, हमने सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है, क्या हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब अगर हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया इस पॉइंट पे, तो आप देख पा रहे हो जो ए साइन थीटा था, यानी कि जो नॉर्मल एक्सीलरेशन था, है ना, और यही वो एक्सीलरेशन है, यही वो एक्सीलरेशन। नॉर्मल एक्सीलरेशन किसके नॉर्मल है, नॉर्मल टू वेलोसिटी, है ना, वेलोसिटी के नॉर्मल। अगर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्सीलरेशन आ जाता है, ठीक है ना, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर एक्सीलरेशन आता है तो वो एक्सीलरेशन नॉर्मल एक्सीलरेशन के नाम से जाना जाता है। और वो एक्सीलरेशन, यानी ये नॉर्मल एक्सीलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन को कंटिन्यूअसली चेंज करेगा। यहाँ पे अगर नॉर्मल एक्सीलरेशन नहीं था, n इक्वल टू क्या था, mg, यानी कि यहाँ पे किसी भी टाइप का वर्टिकल एक्सीलरेशन नहीं था, इसलिए स्ट्रेट लाइन मोशंस में ये चल रहा था। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे इस पाथ पे, जिगजैग पाथ पे चल रहा है क्योंकि यहाँ पे एक नॉर्मल एक्सीलरेशन और वो नॉर्मल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा। और इस एक्सीलरेशन का बस इतना ही काम है कि कंटिन्यूअसली डायरेक्शन चेंज करते रहना, कंटिन्यूअसली डायरेक्शन चेंज करते रहना। अब मेरे भाई देखे ना, अगर इस पॉइंट पे हमने सर्कल ड्रॉ किया, तब ये जो एक्सीलरेशन है वो कहां से पास करता हुआ दिखाई दे दिया, कहां से पास करता हुआ दिखाई दिया, सर सेंटर से। कहां से, सेंटर से। अब याद रखना, जो एक्सीलरेशन सेंटर से पास करेगा वो एक्सीलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के नाम से जाना जाएगा, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे इस नॉर्मल एक्सीलरेशन को हम लोग, है ना, नॉर्मल एक्सीलरेशन को हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के नाम से भी जानते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा मेरे भाई, याद रखिएगा, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का काम हो गया कि स्पीड, जो टेंजेंशियल स्पीड है ना, उस स्पीड को चेंज करेगा, ठीक है। और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का काम क्या हो गया, डायरेक्शन को चेंज करना। क्यों, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन जो कि नॉर्मल एक्सीलरेशन है
और नॉर्मल एक्सीलरेशन यहाँ पे आपने देखा, नॉर्मल एक्सीलरेशन क्या था आपका, डायरेक्शन चेंज कर रहा था। ठीक है, तो याद रखिएगा, हमेशा यहाँ पे लिख देते हैं कि जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जो है आपका, है ना, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जो है आपका, वो भी को चेंज करेगा। किसको चेंज करेगा, भी को चेंज करेगा, भी को चेंज करेगा, राइट। ओके सर। और अगर हम बात करें सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन या फिर नॉर्मल एक्सीलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन या फिर हम नॉर्मल एक्सीलरेशन की बात करें, तब ये डायरेक्शन को चेंज करेगा। किसको चेंज करेगा मेरे भाई, डायरेक्शन को चेंज करेगा। किसको चेंज कर देगा, डायरेक्शन को चेंज करेगा। क्लियर है। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन जो कि नॉर्मल से पास कर रहे हैं, यानी नॉर्मल टू जो वेलोसिटी है, वो एक्सीलरेशन जो है आपका डायरेक्शन को चेंज कर देगा मेरे भाई। अब सपोज दैट अगर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ना रहा, तो सेंटर की तरफ ना रहा, तो पार्टिकल सीधे चला जाता रहेगा, सीधे जाता रहेगा। क्योंकि यहाँ पे देखो मेरे भाई, अगर आप यहाँ पे सर्कल बनाते हो, ठीक है ना, इस पॉइंट पे सर्कल आप ड्रॉ करते हो, इस पॉइंट ऑफ सर्कल ड्रॉ करते हो, तो देखो नीचे हमारा क्या हुआ mg, ऊपर क्या हुआ नॉर्मल, तो नॉर्मल mg दोनों क्या कर लिया, कैंसिल आउट कर लिया। तो क्या इसके सेंटर की तरफ कोई एक्सीलरेशन आया है, नहीं आया है। हर एक इंस्टेंट पे, हर एक पॉइंट पे सर्कुलर पाथ ड्रॉ करो, अब देखोगे कि यहाँ पे किसी भी टाइप का सेंटर की तरफ एक्सीलरेशन नहीं आया है, लेकिन यहाँ पे आया है। इसका वैल्यू क्या है, a sin थीटा। अब ये जो a sin थीटा जो ये हमारा रैंडम केस के लिए आया है, लेकिन अगर पार्टिकल पूरी तरीके से सर्कुलर पाथ पर ही मूव करेगा, ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे पूरी तरीके से सर्कुलर पाथ नहीं था, हमने एक पॉइंट पे सर्कुलर पाथ बनाया, ठीक है ना, ये सर्कुलर पाथ नहीं था, 2D पाथ है मानते हैं, लेकिन सर्कुलर पाथ ये नहीं था। तो इस सर्कुलर पाथ के लिए हमने क्या किया, एक पॉइंट पे सर्कुलर पाथ ड्रॉ किया, सर्कल ड्रॉ किया, सो ये सर्कुलर पाथ बन गया, ये वाला। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर पार्टिकल पूरी तरीके से सर्कुलर पाथ पे ही मूव करेगा, यानी कि अगर पार्टिकल इस पाथ पे ही मूव करेगा, ठीक है, इस पाथ पे ही मूव करेगा, इस पाथ पे ही मूव करेगा, इस पाथ पे ही मूव करेगा, तब आपका जो नॉर्मल एक्सीलरेशन होगा या सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होगा, उसका एक अपना स्पेशल वैल्यू होता है, आगे हम बताएंगे, ठीक है ना, आगे हम बताएंगे। लेकिन सर, तो यहाँ पे नॉर्मल एक्सीलरेशन आपने क्यों बताया प्यारे बच्चों, इसलिए क्योंकि इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाते हैं, और यहाँ पे बताने का मेरा मेन पर्पस ये था कि आपको सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन और नॉर्मल एक्सीलरेशन का मतलब समझ में आ जाए। इसका काम इतना है कि डायरेक्शन चेंज करेगा। अब देखो, पार्टिकल जब इस सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा होगा, पार्टिकल जब इस सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा होगा बच्चों, तो यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा होगा, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल डायरेक्शन क्या कर रहा होगा, चेंज कर रहा होगा, है ना। तो डायरेक्शन चेंज कर रहा होगा, तो ध्यान सुनिएगा, कंटिन्यूअसली डायरेक्शन चेंज करेगा, तो डायरेक्शन जो है वो किस एक्सीलरेशन के कारण चेंज करता है, डायरेक्शन पार्टिकल का वेलोसिटी की डायरेक्शन किस एक्सीलरेशन के कारण चेंज करता है, तो याद रखना, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, यानी एक एक्सीलरेशन सेंटर की तरफ लग रहा होगा, और ये सेंटर की तरफ जो एक्सीलरेशन होगा इस वेलोसिटी लाइन पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, इसलिए परपेंडिकुलर होने के कारण नॉर्मल नाम देते हैं, और सेंटर की तरफ होने के कारण सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन नाम देते हैं। क्या कोई प्रॉब्लम नहीं सर। अब इसका स्पीड, अगर इसका स्पीड अप हो रहा होगा, तो इसी डायरेक्शन में टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आएगा, अगर स्पीड डाउन होगा तो वेलोसिटी की जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हमारा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन वर्क कर रहा होगा। क्या कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, नहीं सर। अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, तो चलो हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखना यहां से, ये जो हमारा एटी आया, ये इसका काम क्या हो गया, और इसका काम क्या हो गया, भी को चेंज करेगा, भी यानी भी के वैल्यू को चेंज करेगा, ठीक है ना, भी के वैल्यू को चेंज करेगा, और डायरेक्शन चेंज करने का काम जो है वो आपका सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ले लेगा, ठीक है। क्या सबका काम अपना अलग अलग हो गया। अब देखना यहां पे,
ये जो हमारा a cos थीटा यानी जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आया है ना, इसे हम आपके सामने कुछ क्वेश्चन दिए हुए रहेंगे और आपसे पूछ लेगा कि बताओ भाई a cos थीटा यानी टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या होगा। जैसे कि क्वेश्चन यहाँ पे देखो, a इक्वल टू 3i प्लस 4j, v इक्वल टू 3i प्लस 4j, ठीक है। आपसे पूछ लिया टेंजेंशियल एक्सीलरेशन और नॉर्मल एक्सीलरेशन। तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन से अगर पूछ दिया जाए, एक्सीलरेशन वेलोसिटी का फैक्टर दिया हुआ है, फंक्शन गिवन ही है ना, और आपसे पूछ लिया टेंजेंशियल एक्सीलरेशन और नॉर्मल एक्सीलरेशन कैसे कैलकुलेट करेगा, वो बहुत सिंपल है, देखना जरा ध्यान से। यहाँ पे हमारे पास एक वेक्टर a और दूसरा वेक्टर जो v दिख रहा है, यानी दो वेक्टर हमारे पास है, बिल्कुल है। अब इन दोनों वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट करोगे, इसको हम हटा दें, चलो इसको हम हटा देते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक वेक्टर a है, दूसरा वेक्टर v है ना, कुछ इस तरीके का, कुछ इस तरीके का एक वेक्टर ये हुआ a है ना, और एक वेक्टर हमारा ये हुआ v। चलो अब इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा। ये क्या हुआ v, ये क्या हुआ a, ठीक है। इसका कंपोनेंट इधर कितना आया, a cos थीटा, क्या आ गया a cos थीटा, जिसका नाम हम लोग at दे रहे हैं, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, ठीक है। क्यों, क्योंकि टेंजेंट पे आया है। इज इट क्लियर? अब फिलहाल आपको a cos थीटा को भूल जाना है, ठीक है क्या, और a डॉट भी निकालो। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आपको निकालने आता होगा, बिल्कुल, तो a डॉट भी करो, क्या होगा सर, a भी cos थीटा, बिल्कुल बिल्कुल होगा। तो a cos थीटा अपने पास रखोगे, तो a cos थीटा अपने पास रखोगे तो क्या हो जाएगा, a डॉट भी और बाय में भी। क्या इसको हम लोग कंपोनेंट नहीं बोलते हैं क्या, एक्सीलरेशन ऑफ कंपोनेंट अलोंग द वेलोसिटी, है ना। इसको हम लोग कंपोनेंट नहीं बोलेंगे क्या, बिल्कुल बोलेंगे। तो ये हमारा कंपोनेंट हो गया, वेक्टर में हम लोग पढ़ते भी हैं, है ना। वेक्टर हम लोग नहीं पढ़ते हैं क्या, बिल्कुल पढ़ते हैं। तब यहां से ये इसका नाम हो जाएगा एक्सीलरेशन, कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन, कंपोनेंट ऑफ एन एक्सीलरेशन एंड एक्सीलरेशन अलोंग वेलोसिटी, अलोंग वेलोसिटी। ओके बच्चों, यस सर। अब यहाँ पे देखे ना, अगर इस वेक्टर ये इसी a cos थीटा का हम लोग क्या दे रहे हैं, at नाम दे रहे हैं, है ना। तो इसी को हम लोग at अगर हम वेक्टर फॉर्म में देखें, है ना, वेक्टर फॉर्म में देखें तो क्या हो जाएगा, देखना जरा। ये फैक्टर जो आएगा a डॉट भी बाय भी तो रहेगा, ठीक है ना। और ये at किसके तरफ गया, v की तरफ, तो v कैप लगा लो। क्यों v कैप लगाएंगे, क्यों, v कैप का मतलब हुआ यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है और डायरेक्शन होता है वेलोसिटी की तरफ, यहाँ पे, ठीक है ना। यूनिट वेक्टर केवल डायरेक्शंस को बताता है, और यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सीलरेशंस की डायरेक्शंस किसके अलोंग है, वेलोसिटी के अलोंग। तो a डॉट भी बाय भी और a डॉट भी बाय भी इनटू में v कैप। अभी v कैप की बात रहा, तो v कैप कैसे निकालोगे, तो v कैप कैसे निकालोगे, आपको मालूम है, आपको मालूम है कि at इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास a डॉट भी बाय भी, ठीक है क्या, इनटू में वेक्टर भी बाय में भी। क्यों, हमें मालूम है यूनिट वेक्टर के लिए जो वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है ना, उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। अगर आप ऐसा कर देते हो तो वो आपका यूनिट वेक्टर बन जाता है, ठीक है। ओके, तो ये आपका टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी निकल चुका है, ठीक है। ये आपका टेंजेंशियल एक्सीलरेशन निकल चुका है। अरे भैया, चलो ये आपका टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आ गया। याद रखिएगा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन के लिए a डॉट भी बाय भी इंटू में v वेक्टर बाय v। क्लियर है क्या, क्लियर है, ओके सर। अब अगर बात रहा, अब इसी at को ध्यान सुनिएगा, इसी at को हम लोग, इसी at को, है ना, इसी at को, ये आपका क्या आया, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा। ये at क्या करेगा सर, ये at जो कि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, वो किसको चेंज करेगा, v को चेंज करेगा। किसको चेंज करेगा, v को। इसका मतलब ये हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, dv बाई dt।
ठीक है क्या, और इसी का नाम a cos थीटा भी हो जाता है, a cos थीटा भी। तो याद रखेंगे आपका, ये आपको वैसे सर्कुलर मोशन में बताएंगे, ठीक है ना। अभी वैसे सर्कुलर मोशंस का ये पार्ट तो नहीं है, ठीक है ना, बस यहाँ पे कॉन्सेप्ट हम समझ रहे हैं कि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का क्या काम है, नॉर्मल एक्सीलरेशन क्या होता है और इसकी काम क्या है, ठीक है। ओके, तो नॉर्मल एक्सीलरेशन क्या है आपने देख लिया, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा, और सेंट्रीपिटल इसलिए क्योंकि अगर यहाँ पे हम सर्कुलर पाथ ड्रॉ किए तो ये नॉर्मल एक्सीलरेशन सेंटर से पास करता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, अब बात रहा सर हम सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन जो है वो नॉर्मल एक्सीलरेशन वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। ओके, नो प्रॉब्लम। सबसे पहले देखना जरा ध्यान से, ये जो हम जो यहाँ पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना, ये जनरल डिस्कशन बात कर रहे हैं, ठीक है ना। हम बार बार रिपीट कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो जनरल फॉर्म का है, यहाँ पे स्पेशल फॉर्म का नहीं है। स्पेशल फॉर्म केवल सर्कुलर मोशन में हम बताएंगे आपको, ठीक है। अब देखना यहाँ पे अगर हम बात करते हैं नॉर्मल एक्सीलरेशंस का, अच्छा ये बताओ इसके नीचे ये जो टूटेगा ये क्या कहलाएगा, नॉर्मल एक्सीलरेशन, बिल्कुल कहलाएगा। तो यहाँ ये तो हमारा नेट एक्सीलरेशन हो गया, हाँ सर। तो नेट एक्सीलरेशन अगर बात करेंगे तो नेट एक्सीलरेशन क्या करोगे, नेट एक्सीलरेशन के लिए नॉर्मल एक्सीलरेशन प्लस में टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, राइट, हाँ सर। तो नॉर्मल एक्सीलरेशन अगर आपको निकालना हो तो क्या करोगे, टोटल एक्सीलरेशन मतलब नेट एक्सीलरेशन और माइनस में एटी करोगे। क्या कोई प्रॉब्लम है यहां तक, बताओ, यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से। अब ए एन यहां से हमारा ए साइन थीटा, या अगर एंगल वगैरह पे फैक्टर दिया हुआ रहेगा तब तो ए साइन थीटा निकाल लोगे। लेकिन अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ गया ए दिया हुआ है, एटी आप निकाल लोगे, तो नॉर्मल एक्सीलरेशन निकालने के लिए ए साइन थीटा का कॉन्सेप्ट लगाओगे क्या, नहीं, डायरेक्ट टोटल एक्सीलरेशन माइनस टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, ठीक है क्या, ठीक है क्या। हाँ, अगर आपके सामने ऐसा हुआ, ये वेलोसिटी में दे दिया, ठीक है, ये एंगल 30 डिग्री का दे दिया, यहाँ पे एक्सीलरेशन दे दिया 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना, तब आपसे नॉर्मल एक्सीलरेशन पूछेगा तो कुछ नहीं बल्कि ए साइन थीटा नॉर्मल कंपोनेंट इसका आ जाएगा, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल सा चीज था। चलो अब यहाँ पे देखना जरा ध्यान से, अब हमने जो यहाँ पे जो निकाला है ना फॉर्मूला, दो फॉर्मूला याद रखिएगा, एक ये और एक ये, ठीक है। ये दोनों कभी भी आपको किसी भी रैंडम क्वेश्चंस में यूज कर लिया जाएगा, ठीक है। ओके, अब जैसे देखो क्वेश्चंस क्या कहता है। अब यहाँ पे क्वेश्चंस है हमारे पास कि वेक्टर ए दिस एंड वेक्टर वी दिस, आपसे पूछ लिया टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन के लिए हमने क्या बताया, कुछ नहीं, ए डॉट भी करना है, बाई भी करना है, और इनटू में भी कैप करना है। वी कैप के लिए हमने क्या बताया, वेक्टर भी और बाय में मॉड भी, ठीक है। बस कर लो, डॉट प्रोडक्ट करना तो डॉट प्रोडक्ट कर लो, 3 3 जा 9, आई वाले आई के साथ 9, 4 4 जा 16, और बाय में भी, तो भी का मॉड करोगे तो 3 और 4 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, बिल्कुल। भी का भी वेक्टर है तो भी वेक्टर कितना आ जाएगा, 3i प्लस 4j, 3i प्लस में 4j, ठीक है क्या, और डिवाइडेड बाय क्या आ गया 5, ठीक है। ये आपका यूनिट वेक्टर हो गया। अब यहाँ पे देखो 16 9 25 है ना, 16 9 25 तो 25 बटा 5। अब देखो यहाँ पे 25 से 25 कैंसिल आउट हो जाएगा ना, 5 5 25 25, और यहाँ पे आ जाएगा 3i प्लस में 4j, ठीक है क्या। तो यहां से आ जाएगा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आपका आ रहा है 3i प्लस में 4j। क्या कोई प्रॉब्लम, ये आपका टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आ गया। अगर आपसे टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का केवल मैग्नीट्यूड पूछता है ना, केवल मैग्नीट्यूड पूछता तो आपको क्या करना है, अगेन रूट 5 आ जाएगा, सॉरी 5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, खत्म कहानी, ठीक है क्या। अब टेंजेंशियल निकल गया है तो आपको क्या निकालना है, नॉर्मल एक्सीलरेशन निकालना है। तो AC इक्वल टू क्या होता है, a माइनस में 80 होता है, a माइनस में 80 होता है, बिल्कुल। तो a हमारा क्या है, a हमारा है 3i प्लस में 4j, ठीक है क्या, माइनस में टेंजेंशियल एक्सीलरेशन 3i
और हमारे पास +4j है ना, +4j, 3i 4, यानी कि यहाँ पे तो नॉर्मल एक्सीलरेशन क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। लेकिन अगर इसमें आप छेड़छाड़ कर दे, यहाँ पे माइनस कर दे, ठीक है ना, यहाँ पे माइनस कर दे, फिर आपका नॉर्मल एक्सीलरेशन आ जाएगा। क्लियर है? चलो, तो इस तरीके से आप टेंजेंशियल एक्सीलरेशन और नॉर्मल एक्सीलरेशन आप कैलकुलेट कर सकते। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू 0 आया है, उससे क्या फर्क हो गया, उससे क्या फर्क हुआ, हमारा तो मेथड समझ में आना चाहिए। ठीक है, 0 आया न्यूमेरिकल वैल्यू तो आया, उससे क्या फर्क पड़ेगा। अब जैसे ये क्वेश्चन देखो, अगर इस क्वेश्चन की हम बात करते हैं जिसमें माइनस लगा दिए हैं, तो फिर क्या हो जाएगा भैया, माइनस लगा दिया तो क्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल लो। आपको क्या निकालना है, आपको क्या निकालना है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन निकालना है, तो AT लगा लो। तो AT के लिए आपको क्या करना होगा, A डॉट भी है ना, A डॉट भी, तो A डॉट भी 3 3 जा 9 -9, फिर प्लस में 4 4 16, ठीक है, -9 + 16, और भी हमारा कितना हो जाएगा, फिर से भी हमारा 5 हो जाएगा। क्लियर है क्या, इनटू में 3i + 4j, तो -3i + 4j हो जाएगा, -3i प्लस में 4j हो जाएगा। क्लियर है, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 9 - 16 यानी कि -9 + 16 यानी कि कितना हो जाएगा, 7, क्या, तो 7/5, 7/5, 5 5 25, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -3i + 4j, तो -3i प्लस में 4j। यहाँ सबका टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आ गया। नॉर्मल एक्सीलरेशन चाहिए तो आपको नॉर्मल एक्सीलरेशन के लिए A माइनस में AT कर दो, खत्म, बस हो गया, और क्या कर। चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, सर्कुलर मोशंस वाला पार्ट आ चुका है। अभी तक हम लोग जनरल डिस्कशन कर रहे थे, अब आपका पार्टिकुलर चैप्टर सर्कुलर मोशंस वाला पोर्शन आ चुका है। यहाँ पे हमने क्या लिखा, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, यानी जब सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। यहाँ पे देखो सर्कुलर पाथ बनाया हुआ ऑलरेडी, फिगर हमने बना दिया है। फिगर इसलिए बना दिया है ताकि आप लोगों का टाइम यहाँ पे बच सके। पार्टिकल इस तरीके से मूव कर रहा है, चलिए इस तरीके से मूव कर रहा है। यहाँ पे स्पीड आपका वेलोसिटी भी होगा, है ना। सेंटर की तरफ एक एक्सीलरेशन लग रहा होगा। सेंटर की तरफ क्यों लग रहा होगा, क्योंकि सेंटर की तरफ इसलिए लगेगा क्योंकि कंटिन्यूअसली इसकी डायरेक्शन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। जब कंटिन्यूअसली डायरेक्शन चेंज करेगा तो अभी हमने बताया नॉर्मल की तरफ एक्सीलरेशन लगेगा। जब तक नॉर्मल यानी कि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, v के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्सीलरेशन नहीं लगेगा, तब तक इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। जिस दिन इसके सेंटर की तरफ एक्सीलरेशन लगना बंद हो जाएगा, ये सीधे स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा। किधर चला जाएगा, स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा। ठीक है, तो इधर हमारा AC आ गया, देखिए। और अगर इस स्पीड को बढ़ा रहा होगा तो ये आपका नाम हो जाएगा AT, और नेट एक्सीलरेशन हमारा ये हो जाएगा। अभी हमने ये देखा था, और ये नेट एक्सीलरेशन हमारा आ गया A, और इसके बीच का जो एंगल है वो हमारा क्या है, थीटा। ठीक है, यही तो स्ट्रक्चर है यहाँ पे। तो यहाँ से हमारे पास जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होगा वो क्या होगा, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का काम क्या था, स्पीड को चेंज करेगा, यानी द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इज कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, राइट। ओके, अब देखना यहाँ से जो v है वो v क्या होता है, r इंटू ओमेगा होता है। हमने पढ़ा था v इक्वल टू r इंटू ओमेगा। अब जैसे v इक्वल टू r इंटू ओमेगा पुट करेंगे तो v क्या हो जाएगा, r इंटू ओमेगा हो जाएगा, राइट, बाय में dt। r क्या है, कांस्टेंट, तो d ओमेगा बाई dt, d ओमेगा बाई dt, d ओमेगा बाई dt क्या होता है, अल्फा, तो r इंटू अल्फा, r इंटू अल्फा। क्लियर है, r इंटू अल्फा हमारे पास टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आ गया। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखो AC हमारा AN जो कि नॉर्मल एक्सीलरेशन है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखो स्पेशल आपका सर्कुलर मोशंस के लिए सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है v²/r। यहाँ पे कहाँ से आया, डिराइव करने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अब हमारे पास टाइम इतना नहीं है कि हम चीजों को डिराइव कर सके। आपको फॉर्मूला याद रखना होगा कि अगर आपको सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन निकालना है तो v²/r या फिर r इंटू ओमेगा स्क्वायर। v का वैल्यू r इंटू ओमेगा पुट करोगे ना, v का वैल्यू r इंटू ओमेगा, तो रिजल्ट आ जाएगा r इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो r इंटू ओमेगा स्क्वायर जो कि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन वो किधर लगा, इधर लगा, रेडियस के जस्ट अपोजिट। रेडियस वेक्टर तो हमारा इधर है ना, रेडियस वेक्टर इधर है, लेकिन सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन रेडियस के जस्ट अपोजिट लगा, इसलिए माइनस हमने दिया। और यू आर का मतलब क्या हुआ,
यू आर कैप का मतलब हुआ यूनिट वेक्टर अलोंग रेडियस, ठीक है ना, यूनिट वेक्टर अलोंग रेडियस, अलोंग रेडियस, अलोंग रेडियस। लेकिन यहाँ पे माइनस का मतलब क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर अपोजिट टू रेडियस, बस और कुछ नहीं। चलो, तो माइनस यू आर मतलब लिखा हुआ है टुवर्ड्स द सेंटर। अब यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, यहाँ पे आपका सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन आ गया, ठीक है, यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन आ गया। अब इन दोनों को जो वेक्टर सम करोगे, सर वेक्टर सम क्यों, भाई एक्सीलरेशन वेक्टर क्वांटिटी होता है ना, तो वेक्टर सम करोगे तो हमारे पास क्या आने वाला रिजल्ट ये आएगा, ठीक है ना, AC प्लस AT। नेट एक्सीलरेशन हमारा ये वाला हो गया, देखो रेड वाला लाइन, रेड वाला वेक्टर्स जो है हमारा वो नेट एक्सीलरेशन हो गया। नेट एक्सीलरेशन जो हो जाएगा AC प्लस AT। AC और AT दोनों परपेंडिकुलर होने के कारण ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा रूट ओवर AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर, ठीक है क्या। डायरेक्शन ऑफ नेट एक्सीलरेशन, अगर हम डायरेक्शन की बात करें, इस एंगल थीटा की बात करें, तो थीटा कैसे निकल जाएगा, बहुत सिंपल है, यहाँ से आप टेन थीटा निकाल लो। टेन थीटा हमारा क्या हो जाएगा, टेन थीटा ये वाला लाइन यहाँ पे पुट करो तो ये हमारा AC हो जाएगा, है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा, बिल्कुल। तो यहाँ से हमारे पास ये AC और बाई में AT, ठीक है, तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स AC बाई AT। ये तो प्योर आपका वेक्टर ही है और कुछ तो है नहीं। ये था हमारा सर्कुलर मोशंस, ठीक है क्या, का पूरा काइनेमेटिक्स जो कि हमारा कंप्लीट हो चुकी है। सर्कुलर मोशंस का फर्स्ट लेक्चर्स में हमने क्या कवर किया था, काइनेमेटिकल पैरामीटर को कवर किया था, जिसमें एंगुलर स्पीड, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन, ये सारे टर्म हमने कैलकुलेट किया था विथ आपका v इक्वल टू r इंटू ओमेगा का रिलेशन एंड इक्वेशन ऑफ मोशन। और आज के इस लेक्चर में हमने कवर किया टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, नॉर्मल एक्सीलरेशन और यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस का कॉन्सेप्ट, जो कि पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया गया। अब इसके ऊपर केवल और केवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम लोग अपना मूव करेंगे इसकी डायनामिक्स पार्ट की ओर, ठीक है ना। तो डायनामिक्स छोटा सा चीज है, बस उसकी जो एप्लीकेशन है वो लॉन्ग हो जाता है, ठीक है क्या। चलो आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन है कि इफ ओमेगा इक्वल टू हमारे पास 2t, ओमेगा हमारा क्या है 2t है। ओमेगा हमारा क्या है 2t है, ठीक है। आर हमारा कितना है 2 है, यानी कि बंदा जो है एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है जिसकी रेडियस हमारा 2 मीटर है और उसकी एंगुलर वेलोसिटी हमारा 2t है, ठीक है। फाइंड AC यानी कि नॉर्मल एक्सीलरेशन या फिर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, जो बोलना है बोल दीजिए। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, नेट एक्सीलरेशन एट t इक्वल टू 3 सेकंड। आल्सो फाइंड द टाइम आफ्टर व्हिच AT मेक 37 डिग्री विथ नेट एक्सीलरेशन। ओके, ठीक है। तो क्वेश्चंस का फर्स्ट पार्ट हम पहले बना लेते हैं, फिर सेकंड पार्ट की ओर मूव करेंगे। फर्स्ट पार्ट में इतना सारे फैक्टर आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग सबसे पहले AC की ओर मूव कर जाएं। ओके सर, AC क्या होता है, AC हमारा R इंटू ओमेगा स्क्वायर होता है। देखो AC क्या होता है, AC हमारा R इंटू ओमेगा स्क्वायर होता है। सर V स्क्वायर बाई R भी तो होता है ना, हाँ, V निकालो फिर R सब डिवाइड कर दो स्क्वायर करके, है ना, V का स्क्वायर करो R से डिवाइड करो। तो यहां से आप AC इक्वल टू R इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो R कितना है आपका 2, ओमेगा कितना आ गया 2t, तो 2t का होल स्क्वायर करना, तो 2 2 जा 4 और t स्क्वायर, और t का मतलब 3 मतलब 9 हो जाएगा। क्लियर है क्या, ओके। 4 2 जा 8 और 8 9 जा 72 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है क्या, 72 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका सेंट्रीपिटल आ गया। इसका सेकंड पार्ट टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है AT, ठीक है। तो AT क्या होता है, R इंटू अल्फा होता है, बिल्कुल होता है। तो R अल्फा क्या होता है, अल्फा हमारा डी ओमेगा बाई dt होता है, बिल्कुल होता है ना। बस ओमेगा को डिफरेंशिएट करो, वो डिफरेंशिएट करोगे तो 2 आ जाएगा। R का वैल्यू कितना है 2, 2 2 जा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है क्या। इसका थर्ड पार्ट क्या है, आपसे पूछा जा रहा है नेट एक्सीलरेशन आई टी इक्वल टू 3 सेकेंड, ठीक है क्या। तो सही है, t इक्वल टू 3 सेकेंड पे AC ये आया
और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन हमारा ये आया, और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जो कि टाइम का फंक्शन तो था नहीं, है ना, क्योंकि आपके पास टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का वैल्यू कांस्टेंट हो गया। तो डायरेक्ट यूज कर लेना कि नेट एक्सीलरेशन जो हो जाएगा हमारे पास, ये आपका 72 का स्क्वायर है ना, प्लस में 4 का स्क्वायर, बस जो भी सोल्व करके आएगा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके सर। अब बात रहा सेकंड पार्ट के क्वेश्चंस का। सेकंड पार्ट क्या कहता है, ऑल्सो फाइंड द टाइम आफ्टर विच एट मेक्स 37 डिग्री विथ नेट एक्सीलरेशन। ठीक है, क्या ऑल्सो फाइंड द टाइम आफ्टर विच एट मेक्स 37 डिग्री विथ नेट एक्सीलरेशन, यानी क्या हुआ यहाँ पे देखना जरा ध्यान से, ये आपका 80 होगा, बिल्कुल होगा, ये आपका AC होगा, बिल्कुल होगा, ये आपका ए नेट होगा, नेट एक्सीलरेशन होगा, बिल्कुल होगा। क्वेश्चंस पर ये ऑल्सो फाइंड द टाइम आफ्टर विच 80 मेक्स 37 डिग्री विथ नेट एक्सीलरेशन, यानी कि ये एंगल आपका 37 डिग्री हो गया। चलिए, तो यहाँ पे अगर ये एंगल दे दिया तो कुछ नहीं है, आप लगाओ tan 37 डिग्री। ठीक है, क्या लगाओगे, tan 37 डिग्री, और tan 37 डिग्री लगाओगे तो क्या आ जाएगा, ये AC ऊपर में आ जाएगा, AC बिल्कुल, तो AC बाय में 80 आ जाएगा, राइट, ओके। tan 37 क्या होता है, 3/4 हो जाएगा, है ना, 3/4 हो जाएगा, और AC बाय में 80। अब देखना जरा ध्यान से, देखना जरा ध्यान से, हमारे पास AC का वैल्यू की, AC क्या होता है, AC हमारे पास होता है R इंटू ओमेगा स्क्वायर, ऊपर में हो जाएगा R इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और AT क्या होता है, AT होता है R इंटू अल्फा, R इंटू अल्फा। अब R इंटू अल्फा होता है, अब AT का वैल्यू जो हमारा वो क्या है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि कांस्टेंट है ना, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको टाइम से कोई लेना देना है नहीं, है ना। AT यानी कि R इंटू अल्फा, अल्फा जो होता है डी ओमेगा बाई dt, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 4 आ रहा है, ऐसे भी ओवरऑल, है ना, तो 3/4, तो 3/4 R इंटू में ओमेगा स्क्वायर, R इंटू में ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा का वैल्यू कितना है, 2t, स्क्वायर करोगे तो 4t स्क्वायर हो जाएगा, यस। और बाई में R और अल्फा हमारे पास ओवरऑल एक मिनट, नीचे 80 है ना, हाँ सर 80 है, तो 80 यानी कि R इंटू अल्फा, चलो सही है, सही है, अल्फा डी ओमेगा बाई dt यानी कि अल्फा यानी कि 2, तो 2। अब यहाँ से R से R क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, बिल्कुल। अब ये 2 से ये 2 उड़ जाएगा, ये तो 2 आ जाएगा ऊपर में, तो 3/4 इक्वल टू 2t स्क्वायर, है ना, तो t स्क्वायर इक्वल टू 3/8, तो t इक्वल टू क्या आ जाएगा, √3 बाई में 2√2, इतना आंसर आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर है क्या, √3 बाई 2√2, इतना सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। इतने टाइम पे जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है वो 37 डिग्री बना लेगा, किसके साथ, नेट एक्सीलरेशन के साथ। चलो आगे चलते हैं, यस। अब ये क्वेश्चंस देखो क्या कहता है, v इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड, रेडियस हमारा 2 मीटर है, AC और AT एंड नेट एक्सीलरेशन आपसे पूछ लिया, ठीक है, बहुत सिंपल है। अगर आपसे AC पूछ लिया तो बताओ AC का फॉर्मूला क्या होता है, R इंटू ओमेगा स्क्वायर, बिल्कुल, R इंटू ओमेगा स्क्वायर या V स्क्वायर बाई R होता है। अगर ओमेगा के फॉर्मेट में रहा तब तो ये वाला यूज करोगे, अदरवाइज आप ये यूज कर लो। तो यहाँ पे आपका V के फॉर्मेट में तो V स्क्वायर बाई R, तो V का स्क्वायर करोगे तो 16 हो जाएगा, अब बाई में R, R मतलब 2 यानी कि 8 आ जाएगा, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है। अब AT की बात कर लेते हैं, तो AT आपका क्या हो जाएगा, AT हो जाएगा R इंटू अल्फा, ठीक है, क्या R इंटू अल्फा। अब देखना जरा ध्यान से, R और अल्फा क्या होता है, डी ओमेगा बाई dt, डी ओमेगा बाई dt। अब V का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट, V इक्वल टू क्या होता है, R इंटू ओमेगा होता है, यस, तो ओमेगा क्या हो जाएगा, V बाई R हो जाएगा। V अगर कांस्टेंट है, वैल्यू कांस्टेंट है, रेडियस भी कांस्टेंट, तो ये भी कांस्टेंट हो जाएगा, है ना, ये भी कांस्टेंट हो जाएगा, और कांस्टेंट होते ही ये फैक्टर क्या हो जाएगा, 0, तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या आ गया, 0 आ गया। और वैसे भी देखो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का काम होता है स्पीड को चेंज करना, लेकिन यहाँ पे स्पीड क्या हमारा कांस्टेंट था, ठीक है क्या, ओके। अब नेट एक्सीलरेशन, तो नेट एक्सीलरेशन क्या होता है भैया बताओ, नेट एक्सीलरेशन आपका होता है √AC का स्क्वायर प्लस में AT का स्क्वायर,
है ना। AC का स्क्वायर प्लस में AT का स्क्वायर, तो AC हमारा 8 का स्क्वायर 64 प्लस 0, तो अगेन 8 आ गया, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहीं पे हमारे पास काम बन रहा था, है ना। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है, लेकिन टेंजेंशियल एक्सीलरेशन यहाँ पे क्या आ रहा था, 0 आ रहा था, राइट। यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सीलरेशन 0 होने के कारण ये जो है आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस को रिप्रेजेंट कर दिया। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस को रिप्रेजेंट क्यों करेगा, इसलिए करेगा क्योंकि यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सीलरेशन नहीं है। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन नहीं रहने से क्या हो गया, जो स्पीड है ना, जो स्पीड है वो आपका क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। केवल डायरेक्शन चेंज किया, डायरेक्शन तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो वो तो रहेगा, ठीक है ना। यानी एक चीज तो क्लियर हो गया, एक चीजें तो हमारे पास क्लियर हो गया। जो आपने पढ़ा था ना पहले, जो आपने पहले यहाँ पे पढ़ा था, यहाँ पे देखना, अल्फा क्या आ गया, 0 आ गया। अब अल्फा अगर 0 आ गया तो क्या इसके पास टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होगा, 8 इक्वल टू r इंटू अल्फा। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस के पास अल्फा नहीं होता, यानी टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इसके पास नहीं होगा। ओके सर, यहां की बात करेंगे तो यहाँ पे होगा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, बिल्कुल होगा, r इंटू अल्फा, क्योंकि अल्फा नॉट इक्वल टू 0 होगा। अच्छा ये बताओ यहाँ पे AC होगा, अरे भाई ये बिल्कुल होगा, r इंटू ओमेगा स्क्वायर या v स्क्वायर बाई r होगा, बिल्कुल होगा। बंदा घूमना बंद थोड़े ना किया है, अगर बंदा घूम रहा है तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो डायरेक्शन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, डायरेक्शन तो हमेशा चेंज करेगा ना। यहाँ भी हमारे पास AC होगा, r इंटू ओमेगा स्क्वायर या फिर v स्क्वायर बाई r। अगर यहाँ पे नेट एक्सीलरेशन की आप बात करोगे तो नेट एक्सीलरेशन होगा रूट ओवर में AC का स्क्वायर प्लस में AT का स्क्वायर। लेकिन अगर आप यहाँ पे नेट एक्सीलरेशन की बात करोगे तो नेट एक्सीलरेशन होगा रूट में AC का स्क्वायर प्लस में AT का स्क्वायर, जो कि 0 हो गया, यानी कि AC, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे नेट एक्सीलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ही होगा। याद रखिएगा आप कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में नेट एक्सीलरेशन आपका सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होता है, और जो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है वहां पे नेट एक्सीलरेशन हमारा ये होता है। क्लियर है, ओके। चलो ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुका था। अब देखो ये क्वेश्चंस के ऊपर क्या कहता है क्वेश्चन, इफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल डिपेंड्स ऑन द एंगल रोटेटेड थीटा, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। इफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल डिपेंड ऑन द एंगल रोटेटेड थीटा, यानी एंगुलर वेलोसिटी जो है वो थीटा पे डिपेंड कर रहा है। जैसे हम लोग लीनियर मोशन में पढ़ा करते थे कि v इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इस तरीके से। हाँ सर बिल्कुल। तो बताओ ऐसे केस में जो एक्सीलरेशन निकालते थे वो कैसे निकालते थे, ऐसे केस के लिए एक्सीलरेशन के लिए हम लोग क्या करते थे, सर एक्सीलरेशन का फॉर्मूला तो dv बाई dt होता है। अरे भैया बिल्कुल होता है, लेकिन इस फॉर्मूला से नहीं बनेगा ये, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी टाइम का फंक्शन नहीं है बल्कि पोजीशंस का फंक्शन है। अब प्यारे बच्चों जब पोजीशंस का फंक्शन आ जाता है, ठीक है ना, जब पोजीशंस का फंक्शन आ जाता है तो टाइम को एलिमिनेट करना पड़ जाता है। तो टाइम को एलिमिनेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, x से यानी dx से मल्टीप्लाई dx से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ से dx बाई dt आपको दिख रहा होगा, ये भी बन जाएगा, तो v dv बाई में dx आ जाएगा ये, ठीक है क्या। अब इसी इसी फॉर्मूला पे यहाँ पे क्वेश्चन है, देखना ओमेगा थीटा के रिस्पेक्ट का थीटा के साथ फंक्शन है, जैसे भी एक्स का फंक्शन हुआ करता था, ठीक है। देन इट्स एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा थीटा इक्वल टू 1, यानी आपसे एंगुलर एक्सीलरेशन पूछ लिया। यहाँ पे ए निकालने के लिए डीवी बाई डी टी करते थे, यानी कि डी ओमेगा बाई डी टी, बिल्कुल। लेकिन ओमेगा टाइम का फंक्शन नहीं है तो वो थीटा का फंक्शन हो गया, तो थीटा से आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो, बस चीजें आसान हो गया, है ना। तो यहां से आपका अल्फा आ जाएगा ओमेगा डी ओमेगा और बाई में डी थीटा, बस कहानी खत्म। ओमेगा क्या है, थीटा स्क्वायर प्लस 2 थीटा, थीटा स्क्वायर प्लस 2 थीटा। डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट करोगे ओमेगा को तो 2 थीटा प्लस 2 हो जाएगा, 2 थीटा प्लस में 2 हो जाएगा। तो थीटा स्क्वायर करोगे तो थीटा कितना है, 1, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, फिर 2 इंटू में 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 इंटू में 1 और प्लस में 2 हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ पे 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 और इंटू में यहाँ पे कितना आ जाएगा
टू, टू वन जा टू और प्लस टू यानी कि फोर, फोर थ्री जा 12 यानी कि 12 कहीं ऑप्शन है, यस 12 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है, मजा आ रहा है? चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है एक डिस्क है, ध्यान सुनिएगा मेरी बात, एक डिस्क है, ए डिस्क स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड गेन एन एंगुलर एक्सीलरेशन गिवन बाय अल्फा, ठीक है, एंगुलर एक्सीलरेशन हमारा है 3t माइनस टी स्क्वायर, क्या है 3t माइनस में टी स्क्वायर है, चलो भाई ठीक है। अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ ए टॉर्क कैलकुलेट इट्स एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर टाइम t इक्वल टू 2 सेकंड। सिंपल सा है, यहाँ पे टॉर्क वगैरह का कॉन्सेप्ट को छोड़ दो ना, टॉर्क वगैरह के यहाँ पे कोई यूज नहीं है, ठीक है। आपसे अल्फा गिवन है और आपको पूछा जा रहा है कि वेलोसिटी क्या होगा। ये तो वही क्वेश्चन हो गया कि एक्सीलरेशन देकर के भी पूछ लेना है ना, तो एक्सीलरेशन देकर के भी पूछ लेने वाला काम क्या था, एक्सीलरेशन ऑफ, एक्सीलरेशन का इंटीग्रेशन है ना, एक्सीलरेशन का इंटीग्रेशन। अगर आप एक्सीलरेशन का इंटीग्रेशन कर दोगे मेरे भाई तो यहाँ पे आपका चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगा, जो कि यहाँ पे सेम काम आपका सर्कुलर मोशंस में आया हुआ है, ठीक है। क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर टाइम t इक्वल टू 2 सेकंड। डिस्क स्टार्ट कर रहा कहां से, रेस्ट से, यानी कि इनिशियल टाइम हमारा 0 होगा, चलो ठीक है। तो आप यहां से डी ओमेगा बाई डी टी लिख लो, इसको इक्वल टू 3t माइनस में टी स्क्वायर लिख लोगे, है ना, तो डी ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3t माइनस में टी स्क्वायर इंटू में डी टी हो जाएगा, राइट, यस। इंटीग्रेशन करोगे तो डी ओमेगा हो जाएगा 3t dt, फिर माइनस में टी स्क्वायर dt, ठीक है क्या। चलो यहाँ पे देखो स्टार्ट रेस्ट से कर रहे थे, इनिशियल ओमेगा वेलोसिटी, इनिशियल ओमेगा क्या हो जाएगा 0 और फाइनल ओमेगा ओमेगा हो गया, ठीक है। तो यहाँ से फाइनली ओमेगा आ जाएगा, तो ओमेगा इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 3/2 इंटू में टी स्क्वायर, माइनस में ये हो जाएगा टी क्यू बाई में 3, बस टाइम वैल्यू पुट कर लो, टाइम कितना है 2 सेकेंड, अपर लिमिट 2 सेकेंड, लोअर लिमिट 0, तो लोअर लिमिट पुट करने की यहाँ पे कोई जरूरत ही नहीं है, अपर लिमिट केवल पुट करो, इंटीग्रेशन तो करने आता ही होगा, टी स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा, माइनस में टेक क्यू मतलब कि 8 हो जाएगा, 8/3, बस आप इसे सोल्व कर लो, तो सोल्व कर लोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से सिंप्लीफाई हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, 3 दूनी 6, क्लियर है, ऊपर में 6 हो जाएगा, तो 6 माइनस में 8/3, तो 6 माइनस में 8/3, ये 6 3 18 माइनस में 8 और बाई में 3 यानी कि 10/3 रेडियन पर सेकंड, ये आपका आंसर आ गया 10/3 रेडियन पर सेकंड, क्लियर है, ओके। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है ए साइकिलिस्ट इज राइडिंग विथ ए स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, एक साइकिलिस्ट इज राइडिंग, ठीक है, साइकिलिस्ट इज राइडिंग विथ ए स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर, है ना, यानी ओमेगा हमारा कितना है 18 किलोमीटर पर आवर, सही है, तो 18 किलोमीटर पर आवर है, अच्छा स्पीड है ना, सॉरी ओमेगा नहीं भी, तो 18 किलोमीटर पर आवर, तो 18 इंटू में 5/18 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, यानी कि 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। एज ही अप्रोच ए सर्कुलर टर्न, चलो भाई एक स्पीड से 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, चलो भाई 5 मीटर पर सेकंड से ही जा रहा था, ठीक है, उसके बाद इसको सर्कुलर टर्निंग मिल गया, क्या मिल गया, सर्कुलर टर्निंग मिल गया। अब सर्कुलर टर्निंग मिला, उसकी रेडियस कितना आ गया, इसकी रेडियस आपका आ गया 25√2, चलो 25√2 मीटर है। He apply a brake which reduce his speed at a constant rate of 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि बंदा जब यहाँ पे पहुंचा ना तो स्पीड तो इधर होगा, बिल्कुल होगा, स्पीड कितना का होगा 5 मीटर पर सेकंड का होगा, चलो भैया, तो इसने क्या किया, ब्रेक अप्लाई किया। अब बताओ ब्रेक जब अप्लाई करेगा तो क्या होगा, ब्रेक जब अप्लाई करेगा, ध्यान सुनना, ही अप्लाई ब्रेक विच रिड्यूस हिज स्पीड एट ए कांस्टेंट रेट ऑफ 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी स्पीड को रिड्यूस करने के लिए ब्रेक लगाया, तो स्पीड को रिड्यूस करने के लिए ब्रेक लगाया, रेडियस कितना था 25√2, तो स्पीड को रिड्यूस करने के लिए ब्रेक लगाया तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आएगा, हाँ माइनस में 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सर माइनस क्यों, क्योंकि बच्चों यहाँ पे स्पीड तो ऊपर है लेकिन डायरेक्शन एक्सीलरेशन की डायरेक्शन पीछे हो जाएगा, ठीक है ना, इसीलिए क्योंकि ब्रेक की बात है। Determine the magnitude and the direction of his net acceleration of the circular turning, ठीक है, ठीक है।
आपसे पूछा जा रहा है डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ एंड डायरेक्शन ऑफ हिज नेट एक्सीलरेशन, ठीक है। तो पहले मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं, पहले हम लोग मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड नेट एक्सीलरेशन के लिए आपको सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन भी चाहिए, क्यों? क्योंकि सर्कुलर पाथ पे आपने चल लिया है, जब सर्कुलर पाथ पे आपने चला गया है तो फिर आपका सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन भी होगा। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या होगा, ध्यान सुनिएगा सर। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन जो हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा वी स्क्वायर बाई में आर, राइट? यस। वी कितना था 5, 5 का स्क्वायर करोगे 25, आर कितना है रेडियस 25√2 यानी कि 1/√2। अब इसे हम देखें तो माइनस में 1/2 आ जाएगा क्योंकि 0.5 को 1/2 बोलते हैं। तो नेट एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, नेट एक्सीलरेशन हो जाएगा रूट ओवर में दिस का स्क्वायर मतलब 1/√2 का स्क्वायर और प्लस में 1/2 का स्क्वायर। क्लियर है क्या? अरे भैया क्लियर है क्या? और 1/√2 क्या होता है, 1/2 और प्लस में 1/4 होता है। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? बस अब इसे आपको सोल्व करना, हमारा आंसर आ जाएगा। सोल्व कर लो इसे, तो सोल्व करोगे तो हमारे पास आ जाएगा नेट एक्सीलरेशन जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, देखना जरा ध्यान से। 1/2 प्लस में 1/4, तो ऐसा करो 1/2 कॉमन ले लो, तो 1/2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/2, 1 प्लस में 1/2, ठीक है। तो 1/2 इंटू में 3/2 यानी कि आपका आ जाएगा 3√3 और बाई में 4, सॉरी √3/2, √3/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर, √3/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है क्या? ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया, ये आपका आ गया नेट एक्सीलरेशन। लेकिन नेट एक्सीलरेशन से डायरेक्शन पूछ लिया कि डायरेक्शन भी बता दो भैया, तो डायरेक्शन यानी कि एंगल, यानी कि आपका सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कहीं इधर होगा, हाँ इधर होगा AC, और नेट एक्सीलरेशन AT इधर, तो नेट एक्सीलरेशन हमारा इधर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, नेट एक्सीलरेशन इधर कहीं होगा, ठीक है। ओके, तो ऐसा करते हैं ये थीटा में जूम कर लेते हैं, चलो भैया थीटा जूम कर लेते हैं। यहाँ से tan थीटा निकाल लो, ठीक है। यहाँ से tan थीटा निकालोगे तो tan थीटा क्या होता है, AC बाई AT, तो AC और बाई में AT। AC कितना हो जाएगा, AC हमारे पास आया हो 1/√2 और ये आया है 1/2, ठीक है क्या। अब यहाँ से जो भी एंगल आएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा ये क्वेश्चन 2 बार लिखा गया था, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस में लगभग आपको सारी चीजें दिया हुआ है, सारे क्वेश्चंस आपसे अगर ये सारे क्वेश्चंस बना लोगे आप तो AC AT के बेसिस पे सारे क्वेश्चंस आपसे बन जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग डायनामिक्स पार्टिकल मूव करेंगे। A particle is moving in a circular path of radius 8 meter such that its speed v equal to 2t square, ठीक है। देखिएगा रेडियस हमारा कितना है, रेडियस आपका 8 मीटर है, ठीक है, और भी आपका है 2t स्क्वायर। चलो सही है। पहला क्वेश्चन कहता है स्पीड एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक है ना, 2 सेकेंड पे। तो भैया भी निकालना है ना, तो पहला क्वेश्चन निकाल लो। v इक्वल टू 2t स्क्वायर है, तो v और 2 का मतलब t का मतलब 2, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अरे भैया 2 से मल्टीपल है, 2t स्क्वायर, 2 और t का मतलब 2, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा यानी कि 8 मीटर पर सेकेंड। चलो पहला हो गया। दूसरा ओमेगा, तो ओमेगा क्या होता है मालूम है, ओमेगा होता है v बाई आर, v बाई आर, ठीक है क्या। v कितना हो जाएगा, कितने सेकंड पे, 2 सेकंड पे, तो 2 सेकंड में v हमारा 8 आ गया और r हमारा कितना है 8 है, तो r तो ये 8 हो जाएगा यानी कि 1 रेडियन पर सेकंड। चलो फिर AT टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, चलो भाई तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन निकाल लो। C में टेंजेंशियल एक्सीलरेशन ऐसा करते हैं, यहाँ पे निकालते हैं, C नंबर यहाँ पे निकालते हैं हम लोग। AT कैसे निकालता है मालूम है, R इंटू अल्फा करके, R इंटू अल्फा, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो R इंटू अल्फा से भी आप निकाल सकते हो, या फिर डायरेक्ट कर लो dv बाई dt, है ना।
एटी इक्वल टू क्या होता है, डीवी बाई डी टी। अगर भी का फंक्शन हो तो टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर लीजिए, और भी ऑलरेडी दिया हुआ है तो टाइम के साथ डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे। क्या इससे नहीं बनेगा भैया? इससे भी बनेगा, लेकिन घुमा देगा आपको। आर इंटू में अल्फा, अल्फा क्या होता है, डी ओमेगा बाई डी टी, ठीक है। और फिर भी इक्वल टू आर इंटू ओमेगा से आपको ओमेगा निकालना होगा, फिर आपको डिफरेंशिएट करना होगा। तो क्यों करें इतना काम? हाँ, क्यों करें इतना काम? एटी इक्वल टू डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर लेंगे डीवी बाई डी टी, तो 2t² को हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो एटी इक्वल टू 2 तो बाहर हो जाएगा, t² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2t। चलो भैया, तो 4t और t का मतलब 2, और t कितना है 2, तो कितना आ जाएगा 8 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। 8 रेडियन नहीं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? सी हो गया। अब डी, डी नंबर, डी की बात करें, डी क्या, ए सी 80 इक्वल टू 2 सेकेंड। ए सी, ए सी क्या होता है, वी स्क्वायर बाई आर, है ना, वी स्क्वायर, वी स्क्वायर, वी कितना है 8, 2 सेकंड पे ही है, तो 8 का स्क्वायर करोगे 64, अब आई में 8, तो आंसर ये भी 8 आ रहा है, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एटी भी 8 और एसी भी 8। नेट एक्सीलरेशन, डी नेट एक्सीलरेशन, तो नेट एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, रूट ओवर में 8 का स्क्वायर और प्लस में 8 का स्क्वायर, यानी कि 8 रूट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लो नेक्स्ट, एंगल बिटवीन आर एंड वी। अरे भैया सर्कुलर पाथ से मूव कर रहा है ना, तो सर्कुलर पाथ पे अगर मूव करेगा, अरे भैया वेलोसिटी किधर होगा, इधर होगा, बिल्कुल होगा। रेडियस की डायरेक्शन किधर होगा, रेडियस की डायरेक्शन बाहर की ओर होगा, है ना, सेंटर से बाहर की ओर जाता है रेडियस की डायरेक्शन। तो रेडियस हमारा ये होगा, ये हमारा रेडियस की डायरेक्शन होगा, है ना, ये हमारा रेडियस की डायरेक्शन हो गया, ये हमारा वेलोसिटी की डायरेक्शन हो गया। तो एंगल कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो एफ जो हो गया आपका, एफ जो हो गया आपका आर, और एंगल जो हो गया वो 90 डिग्री हो गया। ठीक है, क्या एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री। किसी भी टाइम पे 2 सेकंड क्या, किसी भी टाइम पे आर और वी के बीच हमारा जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। क्लियर है? ओके। अब देखना जरा यहाँ पे, तो क्या इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, है ना, आर और वी का जो डॉट प्रोडक्ट होगा, अगर डॉट प्रोडक्ट की बात करें तो वो 0 हो जाएगा। तो 90 डिग्री पे डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। नेक्स्ट एफ हो गया। अब जी की बात कर लेते हैं। जी क्या है, एंगल बिटवीन आर एंड ए, ए यानी कि नेट एक्सीलरेशन, तो आर और नेट एक्सीलरेशन, ठीक है। तो एटी तो हमारा इधर होगा, बिल्कुल। एसी हमारा किधर होगा, इधर होगा। नेट एक्सीलरेशन किधर जाएगा, इधर जाएगा। यानी कि हमसे ये वाला एंगल पूछ लिया, है ना, ये एंगल पूछ लिया, तो ये एंगल पूछ लिया, यानी कि थीटा डैश हो गया। तो थीटा डैश के लिए आपको क्या करना होगा, पहले तो 90 होगा, ये वाला तो 90 हो जाएगा पहले, है ना, पहले 90 डिग्री, तो 90 डिग्री। अब प्लस में फिर ये वाला एंगल, तो ये एंगल आप निकाल लो tan थीटा से, है ना, tan यानी कि AC बाई एटी कर लो, है ना। ये एंगल निकालना है आपको अल्फा, ये अल्फा निकालना है, थीटा 90 प्लस अल्फा, और अल्फा निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, tan अल्फा। AC बाई एटी कर लेना होगा, AC बाई में 80, और AC 80 दोनों सेम है, देखो 80 और AC का वैल्यू दोनों सेम आया है ना, तो सेम आ गया, तो tan अल्फा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। tan अल्फा हमारा 1 हो जाएगा, तो अल्फा हमारा 45 डिग्री हो जाएगा। तो ये आपको हो जाएगा 90 प्लस में 45 डिग्री, तो 90 प्लस 45 135 डिग्री हो जाएगा, है ना, हो जाएगा ना। क्लियर है क्या? आप ये वाला एंगल मत निकाल लेना कि ये तो सर आ रही है तो ये एंगल हो जाएगा, नहीं, ये एंगल नहीं होगा, डायरेक्शंस के साथ आपको चलना होगा, ठीक है ना। तो आर की डायरेक्शन से बाहर की ओर है, आर की डायरेक्शन बाहर की ओर है, तो बाहर से आपको मेजर करना पड़ेगा, ये नहीं कि आप अंदर से एंगल मेजर कर दोगे, अंदर से इन साइड से एंगल मेजर करोगे ना तो आपको गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, एच भी एंड ए नेट, एंगल बिटवीन भी एंड नेट एक्सीलरेशन, ठीक है। तो भैया जी एच हमारा तो यही होगा, अल्फा होगा 45 डिग्री, ठीक है ना, वेलोसिटी और नेट एक्सीलरेशन के बीच। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसकी डायनामिक्स पार्ट के साथ। ओके, थैंक यू वेरी मच।